देश में काम बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो या फिर आर्थिक स्तर पर। देश की दो ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल निकालना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, वो है महंगाई और बेरोजगारी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, देश में पहली बार सर्वोच्च पद पर एक महिला जो आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करती हैं वो राष्ट्रपति बनी हैं। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो हमारी विचारधारा जो है वो अंत्योदय की है। कुल मिलाकर अंतिम व्यक्ति को विकास के क्रम में लाकर आगे खड़ा करना, तो उसी के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का खासकर सन 2014 के बाद से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है और एक चाय बेचने वाले का बेटा पिछड़े समाज में जो पैदा हुआ वो देश का प्रधानमंत्री बना, और उसके बाद में एक दलित का बेटा, गरीब दलित का किसान परिवार का बेटा इस देश का राष्ट्रपति बना। और आज उसी क्रम में आते आते जिस प्रकार से एक अनुसूचित जात की महिला और जो वास्तव में जो अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर निकल कर आई और उनको राष्ट्रपति चुना जाना एक बहुत बड़ा संदेश देश के लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू बतौर रबर स्टैंप की तरह काम करेंगी, इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया है। अगर रबर स्टैंप की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी क्या थे। अगर रबर स्टैंप की बात करते हैं तो ये विपक्ष के जितने भी जो भी राजनीतिक दल हैं जिसमें बाप के बाद बेटा ही आएगा, तो माने योग्यता केवल क्या एक परिवार विशेष के पास रहती है? यदि एक आम आदमी निकल कर यदि आता है किसी उच्च पद पर पहुंचता है तो वो रबर स्टैंप हो जाता है। ये इनकी कुत्सित मानसिकता है और शायद इसी मानसिकता के कारण से आज विपक्ष समाप्त की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि देखा जाए क्रॉस वोटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है, न केवल दिल्ली की बात करें बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी, यहाँ तक कि बीजेपी का जहाँ एक भी विधायक नहीं है, केरल, वहाँ भी क्रॉस वोटिंग हुई है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, कुल मिलाकर जब यशवंत सिन्हा जी ने जब इस बात को स्वयं उखाड़ा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करो, तो जब अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट यदि होगा तो निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में ही होगा। तो चूंकि वो जिस प्रकार से तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, कोई अनुसूचित जात की बात करता है, कोई अनुसूचित जनजात की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, दबे कुचलों की बात करता है, और जब इनकी बात करता है तो द्रौपदी मुर्मू से अच्छा फिर प्रत्याशी कौन है? तो मुझे लगता है यही एक बड़ा कारण रहा होगा कि देश में तमाम सारे विधायक जो विपक्ष के थे, सांसद जो विपक्ष के थे, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तलब किया, सड़कों पर खूब हंगामा, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। यही कांग्रेस का चरित्र है। जिस प्रकार से सरकार में रहते हुए और जिस दम्भ के साथ में हमारे सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से अपमानित किया गया था, घंटों उनके साथ में पूछताछ की गई थी, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री रहते हुए कभी किसी विधायक को भी लेकर साथ में गए? यदि वो चाहते तो वो भी देश भर से भारतीय जनता पार्टी को बुला लेते, वहाँ के ऊपर लोग वहाँ के ऊपर जाते उनके पक्ष में। उन्होंने तो नहीं बुलाया। वो जो तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का सामना उनको करना पड़ा था, उस समय के ऊपर उन्होंने किया था और संविधान के तहत किया था और संविधान के दायरे में रहकर किया था। लेकिन अब एकदम से चाहे सोनिया गांधी हो और चाहे राहुल गांधी हो, दोनों देश के किसी संवैधानिक पद पर अभी तक नहीं रहे हैं, न तो प्रधानमंत्री बने हैं ना मुख्यमंत्री बने हैं। तो उसके बावजूद भी यदि ईडी ने यदि पूछताछ के लिए बुलाया तो इसमें उनको किस प्रकार का ये ढोंग करने की आवश्यकता क्या थी कि जो सड़कों के ऊपर निकल कर, खासकर राहुल गांधी वाले में तो देखा किस प्रकार से कानून व्यवस्था को भी ध्वस्त करने की जो कोशिश की गई थी। आखिर ये क्या है? तो निश्चित रूप से इसीलिए तो कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ दाल में काला है क्या? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई, अब सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रही है, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये राजनीतिक साजिश है, इसी वजह से वो सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रहे हैं। देखो, अब ये जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड में जो तमाम सारी बातें जो सामने आई हैं, तो उसमें तो स्पष्ट होता ही है कहीं ना कहीं इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। और उस भ्रष्टाचार के क्रम में जब स्वाभाविक रूप से जब उसकी मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं तो दोषी फिर कौन होगा? तो कुल मिलाकर, लेकिन अब जो भी है वो तो जब एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं, उस कारण से पूछताछ कर रही हैं, अब उसके बाद ही निर्णय तो एजेंसियों को ही लेना है कि आखिर क्या स्थिति है। तो यदि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो ये सब हंगामा करने की आवश्यकता है कि आप चुपचाप जाइए, जो विषय ईडी पूछ रही है उस विषय पर अपना जवाब दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी सड़क के ऊपर हंगामा आखिर क्या दिखाता है? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है।
क्योंकि ये आरोप केवल कांग्रेस पार्टी का ही नहीं है। ममता बनर्जी भी आरोप लगा चुकी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी आरोप लगा चुके हैं कि लगातार केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 2014 से पहले इस देश में चलता रहा, जिसको मौका मिलता रहा वो खूब लूटता रहा। जिसको सरकार बन गई उसको लूट का समझो लाइसेंस मिल गया। तो 2014 से पहले तो ये सब चीज़ें चलती थी, कोई मुख्यमंत्री रहते हुए, केंद्र में रहते हुए, और जिस प्रकार से जो भारत के संसाधनों के साथ में जो लूट हुई, आम आदमी के जो लाभ के लिए जो आने वाली तमाम सारी योजनाओं में जो बंदर बांट हुई, मैं समझता हूं कि अब 2014 के बाद से अब ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। और जो भी पैसा है तो उसका हिसाब तो देना ही होगा देश की सरकार को। तो जब हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तो एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और जब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उसमें जो लोग यदि फंस रहे हैं, तो इसमें फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या दोष है? ये तो दोष उनके अपने कर्मों का है। विपक्षी दल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी विधायकों को डराने धमकाने का काम कर रही है। देखो, जो गलत करता है वही डरता है, जो गलत नहीं करता है उसको कौन डरा लिया? आज भारतीय जनता पार्टी की भी देश में कई राज्यों में सरकारें हमारी नहीं है, मसलन हमारी बंगाल में सरकार नहीं है, डरा लो हमको। हमारी कहीं जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं, वहाँ हमारे नेता हैं, डरा लो उनको। आज तक आपने देखा विपक्ष में हम लोग भी रहे, कभी किसी नेता के ऊपर की कोई ईडी की कार्रवाई हुई हो, किसी के ऊपर कोई बड़ी इस प्रकार की कार्रवाई हो, हुई नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त ही नहीं है। तो जब भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो आप कराइए कार्रवाई जहाँ के ऊपर भी हम विपक्ष में। तो लेकिन वो एक मुद्दा भी नहीं मिलता है। और जो भ्रष्टाचार करते हैं उसके बाद जो एजेंसियां अपनी कार्रवाई करती हैं, तो उसको फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष मोड़ते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब वो एक्सप्रेसवे धंस गई है, इसको लेकर विपक्ष का हमला है। नहीं, अब देखो, ये तो विपक्ष का एक बेवकूफ़ी भरा हमला है। इसके ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। जहाँ के ऊपर सड़क के ऊपर ढेरों मिट्टी पड़ी हो, और मिट्टी पड़ने के बाद में जब उसके ऊपर रोड बनी हो, तो कहीं ना कहीं तो कुछ मिट्टी अगर धंसेगी, बारिश हो रही है तो मिट्टी थोड़ी बहुत धंसेगी, तो ये तो सब प्रक्रिया है, तो चलती रहती है। इसमें तो जिसने उसको बनाया वही उसको ठीक करेगा। इसमें भ्रष्टाचार का क्या आलम? इसमें भ्रष्टाचार का कौन सी बात हुई है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हकीकत सामने है देश की जनता के, कि जिस तरीके से बनी थी, पहले तो खराब बनावट थी और अब धंस गई है, तो पोल खुल गई है सरकार की। साथ ही वो कह रहे हैं दूरदृष्टि तो थी ही नहीं पहले से ही सरकार में। अखिलेश यादव के बनाए हुए एक्सप्रेस वे, जिसके लिए वो देश भर में अपना ढोल पीटते घूमते हैं, उस एक्सप्रेस वे में स्थिति यही हुई थी कि पहली बरसात आने के बाद में कई जगह धंसी थी, कई जगह गाड़ियां घुसी हुई थी। ये हमने नहीं देखा, आप सबने देखा, देश भर की मीडिया ने देखा। तो कुल मिलाकर, और उसके बावजूद भी वो उसमें भ्रष्टाचार का तो आलम ये था कि 13 करोड़ रुपया प्रत्येक किलोमीटर के ऊपर अधिक खर्चा हुआ था। ये पैसा कहाँ गया था? समाजवादियों की जेब में। और उसके बाद में कन्नौज के भीतर तो हम लोगों ने स्वयं देखा है, केवल अपने लोगों की जमीनों को किस प्रकार से महंगे रेटों में खरीदवा देना, और खासकर सैफई जहाँ के ऊपर उनके अपने लोग हैं जो अपना घर बताते हैं, वहाँ के ऊपर जिस प्रकार से जमीनों की आप सोच लीजिए कितनी कीमत एक्सप्रेस वे को दी गई है। जरा इसका आप निकलवा के आरटीआई के माध्यम से आप पता कर सकती हैं। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में जो कंठ डूबे हुए जो लोग हैं, और वो यदि इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, तो इसमें सिवाय हंसी के कुछ नहीं आता। उत्तर प्रदेश की बात करें और ओम प्रकाश राजभर की बात ना हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ही वोटिंग की है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो किया है तो उन्होंने अपने पार्टी के विचारों के आधार पर किया है, जिसलिए उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया। ओम प्रकाश राजभर सदैव अति पिछड़ा और दलित की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर आज एक अनुसूचित जनजाति समाज की एक महिला जब इस देश में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से है कि जब उनके विचार उनसे मिलेंगे, और यही तो वो राजनीति करते हैं, तो कुल मिलाकर उस आधार पर उन्होंने मतदान किया होगा। क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार उनका मन बदलता रहता है, हृदय परिवर्तन अक्सर होता रहता है, हर दिन बदलता रहता है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भाजपा के साथ एक बार फिर से आ सकते हैं? देखो, स्वाभाविक गठबंधन तो उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा आपस में कनेक्ट होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ में तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, कहे रहीम कैसे निभाए केरवेर को संग। तो कुल मिलाकर एक तरफ ये समाजवादी माने सांप्रदायिक लोग हैं जो माफियाओं को, दंगाइयों को, अपराधियों को संरक्षण देने वाले, गरीबों के ऊपर अत्याचार करने वाले, तो एक तरफ यह लोग हैं। एक तरफ जो ये इस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जो अति दलित अति पिछड़ा के उत्थान की बात करते हैं, तो यह लोग हैं। तो इनका कैसे
उनका मेल ही नहीं हो सकता, ना तो उनके विचारधारा कनेक्ट हो सकती है। एक तरफ स्वार्थवादी लोग हैं और एक तरफ इस परिवारवादी लोग हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि शायद यही कारण रहा होगा कि लोग विधानसभा के चुनाव में तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर गठबंधन कर लिए, लेकिन वो गठबंधन बहुत स्वाभाविक नहीं हो सका, जिसके कारण लंबा नहीं खिंचेगा या नहीं खिंच रहा है। क्योंकि देखा जाए इससे पहले तो ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलने की नसीहत दी। बाद में अखिलेश ने कहा कि मुझे किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर में जुबानी जंग कायम है। तो क्या आपको लगता है कि कुनबा ज्यादा समय तक चलेगा नहीं? देखो, अब अखिलेश जी को क्या राजभर जी ने कहा या राजभर जी से अखिलेश जी ने क्या कहा, ये तो उनका आपस का मामला है, उनके गठबंधन का मामला है। इसमें मैं बहुत इंटरफेयर नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों की विचारधारा का आपस में किसी प्रकार का कोई मेल नहीं है। और जब राजभर जी कभी कभी होता है ना कि किसी आदमी से यदि उसकी कोई कमी के बारे में बता दो तो वो अपनी कमी को देखना ही नहीं चाहता है, और कुल मिलाकर उसको लगता है कि वही सर्वशक्तिशाली है, वो जो कर रहा है वो सब ठीक है। तो उसी क्रम में सब बातें हो रही हैं। तो राजभर जी और अखिलेश जी का गठबंधन बहुत लंबा चलेगा, मुझे इस पर थोड़ा कम विश्वास है। यश शिवपाल सिंह यादव की बात करें तो उन्होंने कहा कि जिसने कभी नेताजी को आईएसआई का एजेंट कहा हो उसे मैं समर्थन नहीं दूंगा, और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, अब ये बात तो ठीक बात है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का यदि देखो तो समाजवादी पार्टी को जन्म देने वाले, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने वाले कोई हैं तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ही हैं। और उनके ऊपर जिस प्रकार से जो टिप्पणी की गई है, तो मुझे लगता है कि शायद कोई भी व्यक्ति जो नेता मुलायम सिंह यादव जी से को अपना नेता मानता होगा, उसको ये टिप्पणी अच्छी नहीं लगी होगी। और लेकिन आज क्या परिस्थितियां हुई कि उस एक ऐसे ही आदमी को समाजवादी पार्टी को समर्थन करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि शायद उसी क्रम में शिवपाल सिंह यादव, जो कि सार्वजनिक है कि शिवपाल सिंह यादव नेताजी को के सगे छोटे भाई हैं और उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अब अगर बेटे ने सम्मान नहीं किया, भाई सम्मान कर रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन चुनाव हारने के बाद खासतौर पे विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। बहुत उम्मीद थी और शायद इसी उम्मीद से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ गए और भी बीजेपी के कई साथ में रहने वाले सपा के साथ चले गए। लेकिन जिस तरीके से चाचा के साथ लगातार खटपट, क्या आपको लगता है कि ये विधानसभा चुनाव में हार की वजह से ये नाराजगी दिख रही है सामने? नहीं, देखो, अब कुल मिलाकर ये एक परिवारवाद की लड़ाई है। अब जिस प्रकार से बनाई समाजवादी पार्टी, समाजवाद माने लोहिया के नाम पर, लोहिया के समाजवाद के नाम पर बनी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी के रहते हो गई जातिवादी। और उसके बाद में मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी जब दोनों आ गए तो वो पार्टी हो गई परिवारवादी। माने फिर परिवार के अलावा किसी की कोई जगह नहीं था। भाई, भतीजा, बहू, नाती, पोता सब सांसद हो गए थे। तो कुल मिलाकर ये परिवारवाद। और उसके बाद में जब अखिलेश जी पार्टी के अध्यक्ष बन गए तो उसके बाद से ये पार्टी हो गई वंशवादी। माने बाप के बाद बेटा ही आएगा, और वहाँ के ऊपर शिवपाल सिंह का भी स्थान नहीं रहा। तो जिस शिवपाल सिंह ने अपनी पार्टी के लिए अपना सब कुछ अपना बलिदान किया, कुर्बान किया, अपनी जवानी पूरा पार्टी में लगा दी, और उसको जब मक्खी की तरीके से निकाल कर फेंक दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये एक परिवार की अंतरकलह है। और जिस प्रकार से जबरदस्ती एक व्यक्ति आकर और अपने बाप के नाम पर पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, तो इस प्रकार की स्वाभाविक लड़ाई देखने को मिलेगी। क्योंकि देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जिसे समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ कहा जाता था, और आजमगढ़ में भी कमल खिला है। तो क्या आपको लगता है कि वहां की जनता के लिए अखिलेश यादव ने काम नहीं किया, इसीलिए जनता ने भाजपा को प्रायोरिटी दी? देखो, कुल मिलाकर आम जन का जो विश्वास जिस प्रकार से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद और लगातार और मजबूत होता गया है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित रही है, सुशासन और सेवा के कार्यों में जिस प्रकार से तेजी के साथ किए हैं, तो मैं समझता हूं कि आम जन का भरोसा बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है। और जिस प्रकार से देश में आतंकवाद का सफाया हुआ है, जिस प्रकार से देश में तमाम सारे पुराने लंबित मुद्दे जो कहीं ना कहीं हमारी आस्था तक को भी चोट पहुंचाते थे, धारा 370 के जैसे, राम मंदिर के जैसे ऐसे बड़े मुद्दे भी हल हुए हैं। तो एक आम जन का विश्वास बहुत मजबूत मोदी जी के प्रति हुआ है। और 2017 के बाद से जब उत्तर प्रदेश में एक भगवाधारी, जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में बना,
तो एक इससे पहले तो हमने सदैव देखा था कि जो मुख्यमंत्री बनता था वो किस प्रकार से अपने कुनबे को मजबूत करने में लग जाता था, लेकिन एक पहली बार एक मुख्यमंत्री इस प्रकार का आया जो उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों माफियाओं के खिलाफ एक काल बनकर एकदम उनके ऊपर टूटा और कार्रवाई की। तो वो सब ये सब उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत पसंद आया। और निश्चित रूप से जो आम जन उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थितियां थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माने जो दबंग आदमी है, गुंडा है, ताकतवर है, वो कमजोर को दबाता था, वो सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में समाप्त हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा कारण है कि मोदी प्लस योगी दोनों बहुत उपयोगी, और उन दोनों के उपयोग के कारण से ही आज आम जन उत्तर प्रदेश में हो या देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसका रुझान लगातार बढ़ रहा है। और अभी तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आप देखिएगा 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो पिछली बार से भी अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी, और पिछले बार से भी अधिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। इसके अलावा अगर यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की बात करें, देखा जाए तो लगातार वो अपना जनाधार खोती जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर ऐसी ही स्थिति रही तो समाज माफ कीजिए बसपा का सफाया हो सकता है? देखो, जाति, पंथ, मजहब, भाषा के लिए राजनीति करने वाले कभी सक्सेस नहीं होंगे। हाँ, वो विषय अलग है कि उनको क्षणिक कहीं ना कहीं कुछ उनको लाभ मिल जाए, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल सकते, क्योंकि ये बहु विविधता वाला देश है। हम लोग बचपन में जब विद्यालय जाते थे तो वहाँ पर एक गीत कराया जाता, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग सभ्यता है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में सब एक हैं। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। जबकि हमने देखने को आया था कि जिस जाति की संख्या अधिक होती थी उसी की बात होती थी। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने यही देख लिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो मुस्लिम यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो एक जाति प्लस मुसलमान, तो कुल मिलाकर इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं गया। तो इसके मतलब जिसकी संख्या अधिक है क्या उसी के साथ न्याय होगा? यदि वो राजनीति में आ जाएगा तो क्या अपने लिए सोचेगा? तो कितनी सारी ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी अपनी संख्या ही नहीं होती। पूरे गांव में एक परिवार है, कहीं कहीं 10-10, 20-20 गाँव में 10-20 परिवार भी नहीं होंगे। तो ऐसी भी छोटी छोटी जातियां हैं, तो इनके लिए क्या होगा? इनके लिए कौन सोचेगा? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए, चाहे छोटा हो, कहीं चाहे कोई बड़ा हो, सब हमारी नज़रों में बराबर हैं और सबके लिए काम होगा। इसीलिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। यूपी सरकार में आजकल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बवाल है। अब देखो, अब ये तो सब राजनीति का एक हिस्सा है। अब हम अगर देश के लोकतंत्र में अगर दोनों गाड़ी के पहिए हैं, एक पहिया सरकार में माने लोकतंत्र के आधार पर नेता चुनकर आता है, तो दूसरा पहिया जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के रूप में होता है। तो अधिकारी तो कोई नेता चुनते नहीं है, ना अधिकारी कोई पार्टी चुनती है, अधिकारी तो एक व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। अब उसमें अधिकारी कहीं ना कहीं यदि कुछ गड़बड़ कर सकते हैं तो उसमें बहुत अधिक हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट योगी जी ने तय कर दिया है, जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, यदि वो इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, सरकार की छवि खराब करने की यदि कोशिश करेगा, तो कठोर कार्रवाई उसके ऊपर होगी, ये बिल्कुल तय है। आप जिस दूसरे पहिए की बात कर रहे हैं, उसी दूसरे पहिए से आपके ही एक राज्य मंत्री दिनेश खटीक परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। उन्होंने कहा कि दलित होने के नाते उनकी बात ही नहीं सुनी जाती, उनको मंत्रालय की कोई भी चीज़ बताई नहीं जाती। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, अब ये बात उन्होंने क्यों कही तो शायद वही बता सकते हैं, तो इसमें मैं बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कल उनको बुलाया और सारी चीज़ों को समझा, यदि उसमें निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि यदि वो कहीं ना कहीं आहत हुए हैं, इसके पीछे कोई यदि कारण है, यदि पुख्ता कारण है, तो आप जरूर मान के आने वाले दिनों में देखिएगा कि वो ऐसे अधिकारी जिन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ में न्याय नहीं किया है, उनकी बात को नहीं सुना है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र की यदि बात करें तो अब तो सरकार वहां पे बन गई है, एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन अभी भी एक सवाल है कि असली शिवसेना किसकी? देखो, शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे की थी, और शिवसेना बाला साहब ठाकरे की क्यों थी? हम लोग तो कन्नौज में जन्मे हैं, उत्तर प्रदेश के भीतर, उसके बावजूद भी आइकॉन हमारे बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? इसलिए हुआ करते थे, बोल्ड थे और कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित थे। हिंदू नेता देश में कहे जाते थे। एक समय जब लोगों की नाम लेना भी, जिन लोगों को राम मंदिर का दम निकलती थी या उनका हिम्मत नहीं होती थी, उस समय पर उन्होंने कहा था कि वो जो अयोध्या में जो 6 दिसंबर को जो कांड हुआ
हुआ था उसकी उन्होंने स्वयं जिम्मेदारी ली थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और उनका बेटा आकर वो पूरी तरीके से उन्हीं लोगों के प्रति समर्पण कर देता है और पूरी विचारधारा को ही ध्वस्त कर देता है। और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर जो नुकसान होता है, चाहे पालघर में साधुओं की हत्या हुई हो और चाहे जिस प्रकार से हनुमान चालीसा का एक इतना बड़ा विवाद जिसके राज्य में खड़ा हो गया हो, उसको शिवसैनिक कहा ही नहीं जा सकता। और वाला साहब के नाम के ऊपर वो कलंक है और निश्चित रूप से बाला साहब की आत्मा भी आज ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए जरूर इसको कोसती होगी और कहीं ना कहीं आंसुओं से रोती होगी। तो क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे ने जो अपनी ही विचारधारा यानी कि हिंदुत्व के साथ जो समझौता किया, इसीलिए आज शिवसेना इस कगार पे पहुंच चुकी है, शिवसेना के लोग एकनाथ शिंदे के साथ आ गए? बिल्कुल ठीक बात है। विचारों के आधार पर बनी हुई शिवसेना जिसका आधार ही मूल हिंदुत्व था और उसको ध्वस्त करने का काम उद्धव ठाकरे ने किया, जिसको वहाँ का शिवसैनिक खासकर मुझे नहीं लगता बर्दाश्त करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इस हंगामे की वजह क्या? केवल विरोध के लिए विरोध करना। भाई कोई विषय है तो आप आइए, संसद क्यों है? संसद चर्चा करने के लिए। हम यदि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप सुझाव दीजिए, भाई नहीं इसको ठीक करिए, हम उसको ठीक करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सदैव सभी के सुझाव मांगे हैं कि आप संसद में आइए, संसद में चर्चा करिए, डिबेट करिए। जिस प्रकार से पहले मुद्दे रहे तो किसी को मुद्दे पर उनके पास मुद्दा है या नहीं, कोई किसी चीज़ को गलत साबित ही नहीं कर सकते। लेकिन अब जब कोई मुद्दा नहीं है तो केवल विरोध करो, बस आकर हंगामा मचा देना, संसद की कार्रवाई निरस्त करा देना और उसके बाद संसद को चलने नहीं देना। तो ये इस प्रकार के कुकृत्य इनके पिछले 2014 से 19 तक लोगों ने देखा और 19 में जब चुनाव हुआ तो इनकी संख्या हमें लगता है आधी भी नहीं रह गई होगी और उसके बाद वे आने वाले दिनों में यह भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि देखा जाए संसद का सत्र चलता है, करोड़ों रुपए जनता का ही नुकसान होता है। तो यदि सरकार उनकी बात को मानेगी नहीं, जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, तो अवरोध खत्म कैसे होगा? देखो सरकार ने फिर वही बात, सरकार कोई भी जायज बात है मानने के लिए सदैव तैयार है, सरकार चर्चा करने के लिए सदैव तैयार है। लेकिन जिनको कोई बात ही नहीं रखना है और केवल हो हल्ला करना है, सदन को खराब करना है, निरस्त कराना है, चलने नहीं देना है, तो इसके लिए इसका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी की यदि बात करें तो वो लगातार ये आरोप लगा रहे, चाहे मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार, कि जानबूझकर इन दोनों ही सरकारों के राज में एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है? देखो, जो खास समुदाय केवल आतंकवादियों को समझते हों, जो खास समुदाय केवल अपराधियों को समझते हों और यदि अपराधी और आतंकवादी के ऊपर यदि कार्रवाई होती है, उसको यदि वो खास समुदाय दिखता हो तो ये फिर खास समुदाय ये परेशान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आतंकवादी तो यही मिलते हैं। योगी सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी हुई, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी खासियत थी जिसके चलते यूपी की जनता ने उनको मौका दिया? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के उस पर हुआ और जिस प्रकार से सबको साथ लेकर उन्होंने जो सरकार चलाई और उत्तर प्रदेश में एक आम जन का जो विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है, एक बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी रिपीट हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है, हर घर तिरंगा अभियान से देश के तमाम नागरिकों को जुड़ने के लिए 13 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। आपको क्या लगता है कि इस अभियान के जरिए देश में देशभक्ति जगाई जा सकेगी? देखो, 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में इस देश का आम आदमी के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की ज्वाला जली है और वो और मजबूत हुई है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ इस अभियान के बाद में निश्चित रूप से लोगों में राष्ट्रभक्ति की बहुत भावना आएगी और जिस प्रकार से एक आज़ादी का 75 साल हम लोगों ने पूरे किए हैं, ये अपने आप में एक उत्सव का माहौल होगा। एक आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, आप जिस क्षेत्र से जीतकर संसद आए हैं, काफ़ी मुश्किलों के साथ बीजेपी ने वहाँ पर जीत हासिल की, ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक आपने किया है और आपको लगता है कि कुछ काम ऐसा है जो बाकी है आपको करना चाहिए जनता के लिए? देखो, कुल मिलाकर हम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने का काम हम लोग पूरे समय पर करते हैं। दुर्भाग्य कन्नौज का था कि हमसे पहले जो भी वहाँ के ऊपर सांसद रहे, कभी कन्नौज के किसी मुद्दे को सदन में उठाने का काम नहीं किया।
तो हम लोगों ने लगातार उसको लेकर काम किया है। हमारी केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो प्रॉपर रूप से सही पात्रों तक नीचे पहुंच जाएं, उसको लेकर भी हम लोग प्रयासरत हैं। और छोटे मोटे कुछ समस्याएं थी, कुछ रुके हुए काम थे, उनको भी हम लोगों ने पूरा लगभग करा दिया है। और मैं समझता हूँ कि अब जिस प्रकार से हमारे सरकार की एक योजना के हर घर नल से पानी, तो उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 तक आते आते अपने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर पर तक नल से पानी पहुंचाने का काम हो जाएगा। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।